Today, we have reached a significant milestone in the United Kingdom's national vaccination programme. On the 8th of December, just after 6:30 in the morning, this country's first coronavirus jab was delivered safely into the arms of Margaret Keenan at University Hospital in Coventry. In the following 2 months, this country has achieved an extraordinary feat, administering a total of 15 million jabs into the arms of some of the most vulnerable people in the country. It has been a truly national, UK-wide effort. We've done it together. And I want to thank each and every person who has helped make it happen, and you can be incredibly proud of the part you've played. And thanks also to everyone who has had a jab so far, giving protection not just to yourself, but also to your fellow citizens and to the NHS. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे लंदन स्टूडियो से आप देख रहे हैं सिग्नेचर टॉक और मैं हूं अहमद शाहीन। उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में खुश आमदेद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में यकीनी तौर पे हम पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जो गुज़िश्ता हफ़्ता था उसमें वहाँ पे जो हालात व वाक़यात पेश आए उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा है उसमें हम बात करेंगे यहाँ बरतानिया की। बरतानिया में जो कोरोना वैक्सीन का रोल आउट प्रोग्राम है वो तेज़ रफ्तारी से जारी है और सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 15 मिलियन अफराद को इस वैक्सीन की जो पहली डोज़ है वो फ़राहम की जा चुकी है। यकीनी तौर पे बहुत बड़ी तादाद है और इन टाइम इस तमाम अमल को सरअंजाम दिया, जिसके ऊपर यकीनी तौर पे हम जो हेल्थ वर्कर्स हैं और इस अमल में तमाम अफराद जो शरीक हैं उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और साथ ही ये भी जो कोरोना ने की सूरत हाल रही, यहाँ पर तकरीबन 4 लाख से ज़ायद अफराद इससे मुतासिर हुए, जबकि 1,17,000 से ज़ायद अफराद इससे जाँ बहक हो चुके हैं। अगरचे यकीनी तौर पे वैक्सीन लग रही है और लेकिन ये बात भी हमारे सामने मौजूद है कि जो कोरोना वायरस है वो अभी हमारे इर्द गिर्द मौजूद है और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत भी है। नेशनल लॉकडाउन भी चल रहा है और तलकीन बार बार की जा रही है कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें और मेल जोल पर भी पाबंदी है। इस तमाम के ऊपर बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे और ख़ास तौर पर ये भी गुफ्तगू करेंगे कि जब इतनी बड़ी तादाद में लोगों को वैक्सीन लग चुकी है तो क्या ये उम्मीद की किरण है कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में हम जो हालात हैं उनको नॉर्मल होता हुआ देखें। प्रोग्राम में मेरा साथ देने के लिए हमेशा की तरह मौजूद होंगे सैयद मुश्तबा साहब, जबकि उनके साथ स्काइप पे हमें जो ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर इमरान गोहर, माहिर तिब हैं, जीपी हैं और यहाँ इस्लाम चैनल पर प्रोग्राम भी करते हैं और हमारे साथ अक्सर मौजूद रहते हैं तिबी हवालों से जो अपनी बात पहुँचाने के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सैयद मुश्तबा साहब, थैंक यू वेरी मच, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब ही आऊँगा, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा कि क्या जो इतलात हैं वैक्सीन के हवाले से ताज़ा तरीन यकीनी तौर पर बहुत बड़ा फिगर है और बहुत बड़ी कामयाबी है जो 15 मिलियन अफराद तक इसको पहुँचाने के हवाले से, कैसे देखते हैं इस सबको? थैंक यू। जी हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि इस वक्त दुनिया के चंद ही ममालिक हैं जिनके यहाँ इतनी ज़्यादा वैक्सीनेशन हुई है और यूरोप में तो आई थिंक वी आर वन ऑफ द लीडिंग वंस। ज़ाहिर है हम जैसे पहले भी बहुत मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हम ये बात करते रहे हैं और इस नतीजे पे तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स आए हैं कि वैक्सीनेशन के अलावा इस पेंडेमिक से बाहर निकलने का कोई और तरीका नज़र नहीं आ रहा। हम होपिंग कि जिस तेज़ी से वैक्सीनेशन हो रही है और दिन ब दिन इसमें मज़ीद इजाफा होता जा रहा है
और बहुत जल्द ही हम वनरेबल ग्रुप को पूरी तरह वैक्सीनेट कर देंगे, होपफुली मिड मार्च और एंड ऑफ मार्च तक। और हो सकता है इससे पहले भी, लेकिन ये बहुत ही खुशाइन बात है। और इस का नतीजा ये है कि हम जो कि डेथ्स हैं इसमें भी कमी देख रहे हैं, और इन्फेक्शन रेट में भी थोड़ी बहुत कमी आई है। लेकिन ज़ाहिर है मैसेज जो है लोगों को फिर से वही हुआ है कि एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें और मास्क पहने, गैर ज़रूरी तौर पे घर से बाहर ना निकलें, अगर घर से काम कर सकते हैं तो घर से ही काम करें। ये बहुत ही हसास टाइम है, और हमें बिल्कुल भी कंप्लेसेंट होने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त, क्योंकि अगर हम इस वक्त कंप्लेसेंट हो जाएंगे तो हो सकता है कि फिर से जो है इस वायरस की सर्ज हो जाए और हम फिर से उसी चीज़ में फंस जाएं जिसमें हम पूरे तकरीबन साल से फंसे हुए हैं। और आज जो प्राइम मिनिस्टर ने भी जो बात की है और जो गवर्नमेंट का इरादा लगता है वो ये है कि इस लॉकडाउन को भी बहुत ही केयरफुली टेपर डाउन किया जाए और ख़त्म करने की तरफ जाया जाए, और एहतियात की जाए, ताकि दोबारा से हम फिर उस तरफ ना जाना पड़े। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, यकीनी तौर पे जैसे आपने कहा कि अगर जो लॉकडाउन है उसको बहुत तेज़ी से नॉर्मलाइज सब कुछ कर दिया गया तो खुदा ना खास्ता ख़दशा यही है कि जो बहुत मुश्किलात से हमने काबू पाया है कुछ इन्फेक्शन रेट कम करने में, और जो अमवात हैं यकीनी तौर पे वो भी दिन ब दिन अब कम होती जा रही हैं, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ये बिल्कुल सिफर पर आ जाएं। अगर बहुत जल्दी में लॉकडाउन को नॉर्मल कर दिया जाता है तो आप क्या देख रहे हैं कि ये कितना नुकसानदेह हो सकता है? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि एक लॉकडाउन लगाया गया और उसके बाद जब उसको खोला गया तो उसके बाद ख़ुद गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे प्रोग्राम जैसे ईट आउट का एक प्रोग्राम शुरू किया गया, उसके ऊपर फिर बहुत तनकीद भी की कि एकदम से जब अभी पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया था तो इस तरह का प्रोग्राम शुरू करने से लोग बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ जगहों पर जमा होते रहे। तो आप क्या समझते हैं कि अब लॉकडाउन में अगर नरमी की भी जाती है तो इस तरह की सरगर्मियों से कितना ज़रूरी है इनको कुछ अरसे के लिए महदूद किए रखना? देखें, आई थिंक जो लास्ट टाइम ईट आउट हुआ था टू हेल्प आउट वाज क्वाइट प्रीमेच्योर। आई थिंक मुझे और तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स का यही जो था ओपिनियन के बहुत अर्ली लोगों को लिफ्ट किया गया लॉकडाउन और इनकरेज किया गया है बाहर खाने के लिए और गेट टुगेदर करने के लिए, क्योंकि उस वक्त तो ना तो वैक्सीन आई थी और ना ही वायरस जो था वो नीचे थमा था, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसकी सेकंड वेव जो है वो आएगी और हो सकता है कि पहली वेव से भी ज़्यादा खतरनाक हो, और जो कि हमने देखा है पिछले 1-2 महीने में। आई थिंक द की थिंग इज़ टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। जो पिछले पूरे साल में गवर्नमेंट ने या हम सब ने जो भी मिस्टेक्स किए हैं हम उसको दोबारा ना दोहराएं, और जहाँ तक लॉकडाउन को लिफ्ट करने का मामला है उसको भी बहुत ही ग्रेजुअली और स्लोली किया जाए, और इसको एक पॉलिटिकल डिसीजन ना बनाया जाए, और इसको एक हेल्थ केयर डिसीजन बनाया जाए, और इसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की एडवाइस को मद्देनज़र रखा जाए, रादर दैन टेकिंग अ पॉलिटिकल डिसीजन, जो कि नी जर्क रिएक्शंस के तौर पे हमने देखा पूरे साल में बहुत सारे डिसीजंस ऐसे आए हैं जो कि रादर दैन क्लिनिकल दे वर मोर पॉलिटिकल डिसीजंस, और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस और जिनके नुकसानात हमने पूरे साल में यूके में देखे हैं। तो आई थिंक होपफुली द गवर्नमेंट विल लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, एंड अब कोई ऐसा डिसीजन नहीं बनाया जाएगा कि जिसका खुमियाजा दोबारा भुगतना पड़े। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब वैसे तो इसको अचीवमेंट कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है, लेकिन वो एक थोड़ा सा एक उसमें जो लूप होल आ रहा है कि दोनों डोजेस के दरमियान जो गैप जो है, जो डिले है, उससे उसकी अफादियत कम हो सकती है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, ये बहुत डिबेटेबल बात है, और इस वक्त जो WHO की एडवाइस है वो यूके की पॉलिसी से एग्री करते हैं, और उन्होंने कहा है कि अगर 2 डोजेज में 8 to 12 वीक्स का गैप आप देते हैं तो उसकी अफादियत बढ़ जाती है। ज़ाहिर है यूके ने ये डिसीजन इस वजह से लिया, ये पब्लिक हेल्थ डिसीजन था, और ये डिसीजन की वजह ये थी कि जो फर्स्ट डोज की एफिकेसी थी वो काफ़ी हद तक 60-70% के करीब थी। तो प्लान ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, और जो लेट्स से इवन 60 to 70% रेट भी अगर रिड्यूस होता है तो हम इस पेंडेमिक से जल्दी निकल जाएंगे। थैंक गॉड के इसको पब्लिक हेल्थ ने स्टार्ट किया, और इस वक्त जो हम न्यूज़ देख रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इसको सेकंड कर रही हैं। तो इन अ वे इट्स अ डिसीजन
to vaccinate more and more people quickly. तो मेरे ख्याल में डिसीजन अब तक तो ठीक लग रहा है और होपफुली इसका फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वैक्सीनेट होगी और हम इस पेंडेमिक से जल्द बाहर निकल आएंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आपकी जानिब दोबारा आऊँगा। सैयद मुश्तबा साहब, आपसे इस हवाले से एक बात पूछना चाहूँगा। अभी गुज़िश्ता कुछ दिनों से एक बात जो तेज़ी से सामने आ रही है, इसके ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों पे बहस भी हो रही है, सरकारी अहदेदारान ने भी इसका जिक्र किया कि हो सकता है कि एक वैक्सीन पासपोर्ट जारी किया जा सकता है। आपके ख़्याल में जिसके ज़रिए से यकीनी तौर पे फिर सफ़र जो करना है उसमें और फिर मिलने जुलने में कुछ नरमी की जा सकती है, तो आपके ख़्याल में ये जो कॉन्सेप्ट है क्या ये काबिल अमल है कि जिसको वैक्सीन लगी है उसको एक वैक्सीन पासपोर्ट जारी कर दिया जाए और फिर उसके लिए जो नरमियाँ हैं कुछ वो पैदा कर दी जाएँ? अच्छा, देखिए यूके में तो आज हेल्थ सेक्रेटरी ने इस बात का इशारा दिया है, लेकिन अमेरिका में भी जो बाइडेन ने मुख्तलिफ एजेंसी से इस मैटर को असेस करने को बोला है, जबकि यूरोप में ये बहस गुज़श्ता काफी दिनों से चल रही है और यूरोप स्प्लिट हुआ हुआ है इस मामले के ऊपर कि ये चीज नाफिज़ अमल हो सकती है या नहीं हो सकती। असल में मसला ये सिर्फ ये नहीं है कि आप ये वैक्सीन पासपोर्ट शुरू कर दें, मसला ये है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बहुत सारे ममालिक में वैक्सीन की जो है रसाई लोगों तक नहीं है, तो उन लोगों का क्या होगा कि आप उनको ट्रेवल से बैन कर देंगे और तो ये सारे मामलात हैं। इसके लिए ग्लोबल कंसेंसस चाहिए। ये किसी एक मुल्क का फैसला या किसी एक ब्लॉक का फैसला नहीं है कि अमेरिका ने फैसला कर लिया या बरतानिया ने फैसला कर लिया या यूरोपीय यूनियन ने फैसला कर दिया। इसके लिए ग्लोबल कंसेंसस चाहिए और मेरे ख्याल में कि बड़े लेवल पे इस पे कोई एग्रीमेंट हो, किसी नतीजे पे पहुंचे और उसके नतीजे में कोई ऐसा तरीकाकार वज़ा करें कि जिसके तहत जो है दुनिया के किसी गोशे में या किसी मुल्क के या किसी भी कम्युनिटी को ट्रैवलिंग के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके, कि वो सफर ना कर सके। जब तक ये चीजें नहीं होती और किसी आखिरी लेवल पे मुश्किल होगा जब तक ग्लोबल से बात। जी थैंक यू सैयद मुश्तबा साहब। डॉक्टर साहब आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच। एक आपसे सवाल पूछना चाहूँगा मज़ीद। पिछले दिनों ये ख़बर आई और फिर उसके मुख्तलिफ फॉलो अप्स भी आए इस हवाले से, मुख्तलिफ जो हल्के हैं उसमें ये बात गर्दिश भी करती रही। कुछ कम्युनिटीज़ जो थोड़ी सी शक में मुब्तला लगती हैं और वैक्सीन लगवाने से इनकार कर रही हैं या कशमकश का शिकार लगती हैं इस हवाले से फ़ैसला करने में, उसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी का भी जिक्र किया जा रहा है जो मुख्तलिफ पॉकेट्स में रहती हैं यूके की। तो क्या आपने भी ऐसा देखा, ख़ासतौर पे जो हमारी कम्युनिटी है कि वो थोड़ा सा कशमकश का शिकार है, थोड़ा वो सोच रहे हैं इस हवाले से, क्योंकि आपका यकीनी तौर पे इंटरेक्शन रहता है कम्युनिटी से भरपूर तौर पे, तो आपने कैसा रुझान पाया है इस हवाले से? बहुत अच्छा सवाल किया आपने और ये बड़ा टाइमली सवाल है, क्योंकि इस वक्त जो स्टेटिस्टिक्स हैं उसमें ये आ रहा है कि ज़्यादातर जो कोकेशियन या वाइट पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेट करा रही है और अब भी जो बेम कम्युनिटी है या एशियन कम्युनिटी या ब्लैक कम्युनिटी है वो काफ़ी लोग नहीं करा रहे हैं वैक्सीनेट, और उसके लिए डेफिनेटली डिफरेंट थ्योरीज जो है ना वो सर्कुलेट कर रही हैं। कुछ लोगों को शक है कि ये फर्टिलिटी में प्रॉब्लम कर सकती है, कुछ लोगों को शक है कि कोई चिप लगाई जा रही है। इस तरह मुख्तलिफ थ्योरीज आई हुई हैं। मैं इसको एक बात ही सिर्फ कह सकता हूँ कि कैटेगोरिकली भी बेसिकली ये गलत न्यूज़ हैं, इन पे कोई तवज्जो ना दी जाए। आई थिंक डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स, डिफरेंट मसाजिद भी हैं इसके लिए प्रोपोगेट कर रही हैं और इसको हम भी सेकंड करते हैं कि खुदारा इस चीज़ को इस पे कान ना धरें और वैक्सीनेट करवाएं अपने आप को, और इसका कोई इस तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। चंद मैंने बता दिए और बहुत सारे गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। ज़ाहिर है जो मामूली साइड इफ़ेक्ट हैं वो किसी भी फ्लू जैब या किसी भी इंजेक्शन के साथ होते हैं वो इसके साथ भी हैं, लेकिन इसके अलावा कोई एविडेंस नहीं है कि कोई चिप लगाई जा रही है या दूसरी चीज़ें। तो मेरे ख्याल में लोगों को इन तमाम शकों को शुबहात से बाहर निकलना चाहिए, हेल्थ प्रोफेशनल्स की बात को मानना चाहिए रादर देन believing people who are on the internet posting different posts without any evidence, without any credentials. So हमारे लोगों को भी चाहिए कि उस पर कान ना धरें और प्लीज़ जाके वैक्सीनेट कराएं as soon as possible. जी डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपने इस हवाले से हमारी रहनुमाई भी की, जो फील्ड में जिस तरह से काम हो रहा है उसके ऊपर आपने अपना नुक्ता नज़र भी बयान किया। थैंक यू वेरी मच।
नाजरीन, प्रोग्राम अभी जारी है। प्रोग्राम में डॉक्टर इमरान गौहर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, सैयद मुस्तफ़ा साहब भी मौजूद थे, और जो प्रोग्राम का ये पहला हिस्सा था इसमें हमने इसी हवाले से गुफ्तगू की कि यहाँ पर जो बरतानिया में क्या सूरत हाल है कोरोना वायरस की, और यकीनी तौर पे कोरोना वायरस अभी हमारे आसपास मौजूद है, लेकिन जो वैक्सीन रोल आउट प्रोग्राम है वो भी तेज़ी से जारी है, और यकीनी तौर पे एक माइलस्टोन अचीव किया जो यूके गवर्नमेंट ने, और उसने जो तमाम इस अमल में शरीक अफराद भी थे, तमाम इदारे भी जो इसमें मौजूद थे, जिन्होंने बहुत मुख्तसर मुद्दत में तकरीबन 8 दिसंबर को पहली वैक्सीन लगाई गई यूके में। बरतानवी वज़ीर आज़म ने इस हवाले से ज़िक्र भी किया, और अब हम देख रहे हैं कि तकरीबन 15 मिलियन अफराद को इसकी जो पहली डोज़ है वो उन तक पहुँचाई जा चुकी है, उनको लगाई जा चुकी है। यकीनी तौर पर बहुत बड़ा फिगर है, लेकिन अभी आगे जो मराहिल हैं वो जारी हैं। जिस तरह से मुख्तलिफ़ गैप्स में, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को, उसी तरतीब से ये तमाम अमल जारी रहेगा, और वो ये अमल यकीनी तौर पे जारी रहेगा। जो एक अहम बात की डॉक्टर इमरान साहब ने, सिर्फ उसका जिक्र करके दोबारा से प्रोग्राम की जानिब आऊँगा, और जो प्रोग्राम का अगला सेगमेंट है उसकी जानिब हम बढ़ेंगे कि यकीनी तौर पे ये बात बहुत डिस्कस हो रही है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी या एशियन कम्युनिटी इन जनरल वो थोड़ी सी रिलेक्टेंट लग रही है इस वैक्सीन को लगवाने में, और यकीनी तौर पे इस बारे में जितना भी शऊर बेदार किया जाए वो कम है, और हम भी ये कोशिश करते रहते हैं इस्लाम चैनल उर्दू के प्लेटफॉर्म से कि इस हवाले से लोगों के सामने चीज़ें खोल के रख दी जाएँ कि जो वैक्सीन है उसके ऊपर ना तिब्बी हवाले से कोई मामले हैं, ना इस्लामी हवाले से, क्योंकि मुख्तलिफ़ उलमा ने इसके हवाले से बात बहुत तफसील से की है। तो यकीनी तौर पे हम चाहेंगे कि जिसको भी ऑफ़र होती है वो इसको ज़रूर लगवाएं। थैंक यू। हम दोबारा से प्रोग्राम की जानिब नाज़रीन आते हैं। प्रोग्राम का जो अगला हिस्सा है उसमें हमने डिस्कस करना है कुछ पाकिस्तान के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो गुज़िश्ता हफ़्ते वहाँ पे हालात व वाक़यात पेश आए सियासी मंजरनामे पे। हमने देखा गुज़िश्ता हफ़्ते वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब ने एक जगह तकरीर करते हुए इस बात की जानिब इशारा किया कि मुल्क में तरक्की ना होने का जो सबब है वो हर 5 साल बाद होने वाले इंतखाबात हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ हमने देखा इस्लामाबाद में जो सरकारी मुलाजमीन हैं मुल्क भर से वो जमा हुए, उन्होंने वहाँ पर भरपूर अंदाज में एहतजाज भी किया। एहतजाज कर रहे थे वो तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से और महंगाई के हवाले से। इसके ऊपर जो हुकूमती हिकमत अमली ये थी कि उनको सख्ती से रोकने की कोशिश की गई, उन पर शेलिंग भी की गई, तशद्दुद किया गया, गिरफ़्तार किया गया, लेकिन फिर भी जब मुजाहिरीन अपनी जगह से ना हिले और उन्होंने हार ना मानी तो फिर बिलाखिर हुकूमत को उनसे मुज़ाकरात करने पड़े और तनख्वाहों में 25% इजाफे का ऐलान भी किया गया। इस तमाम अमर का भी जायज़ा लेंगे, जबकि इसके साथ जो सेनेट इलेक्शन है जो मार्च के पहले हफ्ते में होने हैं उसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, और इस हवाले से जो एक लीक होने वाली वीडियो है उसकी भी बात करेंगे। हमारे साथ सैयद मुस्तफ़ा साहब मौजूद होंगे, उनसे आगाज़ करेंगे, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आप भी अपनी कॉल्स के ज़रिए से हमारे साथ शरीक हो पाएंगे। मुस्तफ़ा साहब, ये जो तमाम मामला है कैसे देखते हैं? ख़ास तौर पे अगर इमरान खान साहब के जो बयान से शुरू करें तो उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए और कह दिया है कि 5 साल में किसी किस्म की तब्दीली मुमकिन नज़र नहीं आती, और जो कौमें हैं वो इस तरह 5 साल की प्लानिंग से नहीं बना करती। आप क्या कहेंगे? देखिए, शुक्र अदा कीजिए आप, मुझे और आप दोनों को शुक्र अदा करना चाहिए कि 2.5 साल में पहली दफा उन्होंने सच तो बोला, वरना 2.5 साल से तो वो यही बता रहे हैं कि जी तब्दील कर देंगे। आपकी तवज्जो मैं आपको दिलाना चाहता हूँ कि हम तो ये बात शुरू से कहते आ रहे हैं, कोई हमारी सुंदर कारखाने में तूती की कौन सुनता है कि ये कुछ कर नहीं सकेंगे, लेकिन पहले सिर्फ हमें ये शक था कि शायद ये मुल्क के हालात इतने खराब हैं कि ये इतने अहल नहीं है कि ये संभाल सके, लेकिन अब हमें इनकी नीयतों में भी शकूक नजर आने लगा, बस इतना सा फर्क हुआ है। लेकिन आपको याद दिला दूं कि पहले भी जब ये हुकूमत में आए थे, जब ये इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन से पहले तो ये कह रहे थे कि जैसे ही हम आएंगे उसमें तब्दीली आना शुरू हो जाएगी, हुक्मरान अच्छा आएगा, ईमानदार आएगा तो मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएगी। फिर जब ये आए तो उन्होंने कहा, जब इनसे सवाल पूछे गए कि जी कहाँ है दूध और शहद की नहरें, तो उन्होंने कहा कि 100 दिन की मोहलत दी जाए। फिर जब 100 दिन की मोहलत भी गुजर गई तो इनके सरपरस्तों ने फिर इनको 3 महीने की मोहलत, सरपरस्तों ने अपील कर दी कि इनको 3-4 महीने की अपील दी जाए। उसके बाद से मसलसल ये यही कहे जा रहे हैं कि हालात बेहतरी की तरफ गामजन होंगे, हालात बेहतरी की तरफ गामजन होंगे। शुक्र करें कि इस मरतबा उन्होंने बता दिया कि अब हालात बेहतर नहीं हो सकते। 5 साल तक इसके ऊपर अगर कुछ हल्के ये भी कहते हैं कि यकीनी तौर पे वज़ीर आज़म साहब को, और बल्कि इमरान खान साहब ने ख़ुद भी इस हवाले से जिक्र किया पिछले दिनों कि उनको इदराक नहीं था कि मामलात इतने गंभीर हैं, इतने संजीदा हैं, और कितना जो पूरा सिस्टम है वो ताफ़ुन ज़दा हो चुका है कि 2.5 साल या फिर कुछ जितना भी अरसा हो वो तो इसको समझने के लिए भी ज़रूर काफ़ी नहीं है।
तो क्या वज़ीर आज़म साहब, ये जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पहली दफ़ा उन्होंने चार्ज संभाला है पूरी तरह से, तो क्या हमें कुछ उनको ये मार्जिन नहीं देना चाहिए कि जब वो अगर वो सच बोलने की तरफ आ ही गए हैं तो अब उनको थोड़ा सा मार्जिन दिया जाए और उनकी हौसला अफजाई की जाए कि अब बहरहाल जैसे भी हैं तो गाड़ी तो आपने ही चलानी है अगले 2.5 साल भी, तो आप इसको चलाइए और जो तब्दीलियाँ उसके लिए नागज़ीर हैं वो स्टेप्स उठाइए। जनाब पहली दफा कहाँ हुकूमत में आए हैं ये? नहीं, मुल्क की सतह पर की पूरी टीम जो है 30-30 साल से मुल्क पे काबिज थी। नहीं, लेकिन उनके कैप्टन्स तो उनको कुछ अच्छा करने नहीं देते थे ना। नवाज शरीफ साहब नहीं करने देते थे, जो अब साथी इनके साथ मौजूद हैं, या जरदारी साहब रोकते थे शाह महमूद कुरैशी साहब को, या जो दीगर जहांगीर तरीन साहब को काफ लीग वाले रोकते थे। लेकिन अब तो इमरान खान साहब के साथ जब ये लोग मौजूद हैं तो अब इमरान खान साहब अपनी हिकमत अमली में कोई 5-10 साल तो लग जाते हैं। ऐसे कौमें इतनी जल्दी तो नहीं बन जाती। किसने बताया कि इमरान खान नवाज शरीफ साहब रोकते थे या जरदारी साहब रोकते? जिसने आपको ये बताया उसने ये नहीं बताया कि फिर मुशर्रफ साहब भी रोकते थे उन्हीं लोगों को, क्योंकि आधी से ज्यादा टीम तो जनरल मुशर्रफ की शामिल है इनके साथ, तो वो भी रोकते होंगे फिर उनको। तो बात ये है कि जनाब कि ये जो इनके ना इनके बस में थी, और इनको जो मैं पहले भी आपको ये बात बता चुका हूं कि इनको जो है टारगेट ही ये दिया गया है जो इनको लाने वाले हैं कि आपने अपने इन 5 सालों में कोई काम नहीं करना, आपने मुश्किल फैसले करने हैं, वो काम जो सियासी हुकूमतें कर नहीं सकती थी कई बरसों से, वो काम आपसे करवाए जाएंगे। आपके सामने मामला जो है रहे, आसिया बीबी का केस था, इसके अलावा IMF से जो है कि जो सख्त शराइत थी उनको इम्पोज करने का मामला था। ये सारे के सारे मामला जो थे इनकी जिम्मेदारी थी कि सख्त फैसले किए जाए, और आपने काम नहीं करना और हालात को इस नहज तक पहुंचा देना है कि जब अगर खुद आने की जरूरत पड़े सरपरस्तों को तो हर मुश्किल फैसला। जी सैयद मुश्तफा साहब, मैं वापस आपकी जानिब आऊँगा। बिल्कुल हमें एक ब्रेक पे जाना है, आप अहम गुफ्तगू कर रहे हैं इस हवाले से, और मेरे भी कुछ यकीनी तौर पे मज़ीद सवालात भी वो भी मैं आपसे पूछूंगा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिग्नेचर टॉक। यहाँ पे लेंगे एक मुख्तसर सी ब्रेक से वापस आएंगे तो बातों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए इस्लाम चैनल उर्दू। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिग्नेचर टॉक और मैं हूं अहमद शाहीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। नाजरीन, प्रोग्राम में का जो पहला हिस्सा था उसमें हमने गुफ्तगू की बरतानिया के हवाले से, और बरतानिया में जो वैक्सीन रोल आउट का प्रोग्राम जारी है उस हवाले से। उसके बाद हमने गुफ्तगू का रुख मोड़ा पाकिस्तान की जानिब, उस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं और उसी को कंटिन्यू भी करेंगे। आप भी अगर प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं इस हवाले से, तो आप यकीनी तौर पे हमें फ़ोन करके अब शामिल हो सकते हैं। सैयद मुश्तफा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे ही गुफ्तगू के सिलसिले को दोबारा जोड़ता हूँ। अच्छा सैयद मुश्तफा साहब, एक जो और मैं बात आपसे पूछना चाहता हूँ, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ को तो वोट मिले हैं, और ख़ास तौर पे क्योंकि वो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो उन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद शुरू की, वो बहुत अरसे से इस लाइन पर हैं और हर जगह उसका बरमला इजहार भी करते हैं कि हमने जो पाकिस्तान को ख़ास तौर पे पिछले 30 सालों में जिन हुक्मरानों ने इस नहज तक पहुंचाया है कि कौम आज मुश्किलात का सामना कर रही है, हमने तो उनको पकड़ना है, उनको घसीटना है, उनसे पैसे भी निकलवाने हैं, उनसे चीखें भी निकलवानी हैं उनकी, और ये काम वो कर भी रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो इस वजह से जो उनको मैंडेट मिला है ख़ास तौर पे अवाम की जानिब से, उनके हलकों का तो ये कहना कि हमें इसका ऊपर मिला है और हम वो कर रहे हैं, और जो दीगर मामलात हैं उस पर यकीनी तौर पे कोशिशें जारी हैं, और उसमें हो सकता है बेहतरी आ भी जाए, हो सकता है बेहतरी ना आए। ये जो महंगाई वगैरह का मामला है जिसके ऊपर कुछ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी एतराज़ भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि प्राइसेस बढ़ गई हैं, लेकिन जो उनके वोटर्स हैं और जो यकीनी तौर पर जो उनको इक़्तिदार में लेके आए हैं उनको इस हवाले से कोई मसला नहीं। तो फिर दीगर लोगों को भी चाहिए कि कम से कम 2.5 साल थोड़ा सब्र कर लें और ये उनको टेन्योर पूरा करने दें, और उसके बाद आवाम फिर खुद फैसला करेगी अगर उनको इनका दौरे इक़्तिदार पसंद ना आया होगा। नहीं तो क्या जो जिस काम के लिए वो कह रहे हैं कि उनको घसीटने के लिए आए थे, उनकी चीखें निकलवाने के लिए आए थे, तो क्या निकलवा रहे हैं वो? ये मुझे बता दें। यकीनी तौर पे आपको आवाज़ आती नहीं? नहीं, एक बात बताएं मुझको कि जो कुछ इनके साथ हो रहा है, आपने देखा मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर मुकदमा भी चला, वो अपनी प्राडो में या लैंड क्रूजर में आते थे, वो भी लिमिटेड एडिशन कार्स व्हीकल्स होती थी, ठीक है ना, लग्जरी गाड़ियां होती थी, उसी में पेशियां भुगताते थे और उसी में जो है क्या कहते हैं वो जेल भी आते थे। मरियम नवाज साहबा भी जो है वो भी इसी तरह प्राडो और लैंड क्रूजर्स में सफर करती हैं। आसिफ अली जरदारी साहब जो है
उनके भी आप देखते हैं कि कैसे ठाट बाट है उनके। मियां नवाज शरीफ एनआरओ लेके इंग्लैंड जा चुके हुए हैं। ये इमरान खान साहब अभी तक यही बोलते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। वो आराम से एनआरओ लेके निकल चुके हुए हैं लंदन तो में। सैयद मुस्तफा साहब, आप चाहते हैं इमरान खान साहब भी परवेज़ मुशर्रफ वाली लाइन लेते और काल कोठरी में बंद कर देते और फिर उसी तरह पूरे मुल्क के जो सियासतदान हैं वो कहते कि ये तो ज़ाती रंजिशें पूरी कर रहे हैं, ये तो ज़ाती बदले ले रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने अच्छा नहीं किया कि एक रिस्पेक्टेड वे में अपने जो सियासी मुखालफिन हैं उनको भी उन्होंने स्पेस दी। बहुत शुक्रिया आपका। अगर यही रिस्पेक्टेड वे अपनी जबान में भी अपनी कहते हैं टोन में भी ले आए तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन असल में जिस तरह बख्तरबंद गाड़ियों में जनरल मुशर्रफ ने उनको घसीटा था, वो उसको कहते थे कि घसीटना। और जहां तक आसिफ अली जरदारी का ताल्लुक है, आपको याद होगा आईजी सिंध राना मकबूल हुआ करते थे और डीआईजी कराची फारूक उमीद कुरैशी हुआ करते थे। जब आसिफ अली जरदारी की जबान को काट दिया गया था, आपको याद है 1996 में। जी, वो तो नवाज शरीफ साहब का ही दौरे हुकूमत था ना। वही मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक दूसरे को लपेटते रहे। इससे पहले नवाज शरीफ के साथ आज दोनों एक स्टेज पर हम नवाला हम प्याला हैं। बहरहाल इसके ऊपर बात करते हैं। एक कॉलर मौजूद हैं, उनको शरीक कर लेंगे और फिर हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। मेरा सबसे पहला पॉइंट ये है कि मदीना की रियासत का नारा लगाने वाले और तस्बीहां हाथ में पकड़ के ये जो कादर बलोच वाले और ये जो परवेज खट्टक और कैसर और ये सारे जो काले धंधे जो अरबपति लोगों को इतने आला इख्तियारात की जो ओहदे हैं, इतने आला इख्तियारात के जो ओहदे हैं, वो ये माफियाज को और इतने काले धंधे करने वाले लोगों को आप बांट रहे हैं। और आप सोए होते हैं कि आपको पता नहीं होता। जब मीडिया पर खबर आती है तो आप जाग जाते हैं और आप नजरसानी नहीं कर सकते कि इतनी आम मौजू पर, इतने आम ओहदों की तकसीम पर आप नजरसानी नहीं करते। और मीडिया के जब खबर लाता है तो अपने ऊपर खुद लानते करते हैं कि हम पर लानत हो। तो फिर आप मुझे बताएं कि मदीना की रियासत क्यों तौहीन करते हैं मदीना की रियासत की? क्या मदीना की रियासत का नारा लगा के ये आपका खेल का मैदान है कि एक छक्का लगा दिया और फिर जाके अंदर ही अंदर जो काले धंधे आप कर रहे हैं, यही तो आपकी करप्शन है, यही तो, इसीलिए तो मुल्क नीचे जा रहा है। जी, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ मौजूद थी, आपने अपनी राय का इजहार भी किया। दोबारा से अपने जो मौज़ूआत हैं उनकी जानिब बढ़ते हैं। सैयद मुस्तफ़ा साहब, एक इस हवाले से कुछ रहनुमाई कीजिएगा। दोबारा से मैं ये जो इमरान खान साहब ने वो 5 साल में तब्दीली मुमकिन नहीं और कौमें नहीं बनती 5 साल में, ये जो आपके ख़्याल में ये कॉन्सेप्ट कहाँ से या जो ये जो बयान था वो बयानिया ही अगर इसको हम कहें, ये कहाँ से एकदम से अचानक से आ गया? क्योंकि जैसी भी वो जिद्दोजहद करते रहे, बहरहाल 22 साल वो क्लेम भी करते हैं, तो उसमें तो वो हमेशा से आईन कानून के मुताबिक जो टाइम फ्रेम है उसमें इंतखाबात के हामी भी रहे हैं और वो चाहते रहे हैं कि इंतखाबात वक्त पर हों। तो ये मौक़िफ़ कहाँ से आया और क्या समझते हैं आप, ये उनके जहन में कैसे, क्या ये हालात को देखते हुए या क्या हुआ? देखिए, बात ये है, मैं तो यही कह रहा हूँ कि इन्होंने सच बोला है इस मर्तबा के नहीं होगा। लेकिन इसका दूसरा मतलब, इसका दूसरा रुख देखें तो इसमें यह भी है कि 5 साल में नहीं तब्दीली ला सकते। तब्दीली लानी है तो हमको 5 साल के लिए मजीद लेकर आए। देखिए, आप शुरू से देख लें कि एक मखसूस लॉबी ने शुरू में जब 18वीं तरमीम के हवाले से फैसल वावडा ने कुछ बातें की और इनके और भी रहनुमाओं ने बातें की, तो वो ये बात कहते रहे एक मसलसल कि हम 10 साल तक के लिए, 12 साल तक के लिए, 15 साल तक के लिए अब इमरान खान जो है वजारत उस्मा के ओहदे से नहीं जाएंगे और इसमें उनको एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है। ये बात पहले उन्होंने बयानिया देते रहे तो गुज़श्ता 2-2.5 साल में। अब इनको दोबारा जरूरत पड़ी इस चीज को रिमाइंड कराने की कि हम 5 साल में तो तब्दीली नहीं ला सकते, हमको 5 साल और चाहिए। तो 10 साल जो है, लेकिन इस 10 साल की बुनियाद अवाम ने थोड़ी देनी है। जिनको ये मैसेज दे रहे हैं कि जी हम तब्दीली नहीं ला सकते, उन्होंने थोड़ी देना है उनको मोहलत। उनको तो उन्होंने देनी है। अगर 5 साल उनको मजीद हुकूमत के लिए दे लें तो उन्होंने देने जो उनको लेकर आए हैं। तो उनसे उनकी क्या बातचीत चल रही है, आवाम को वो जो कुछ भी कहते फिरे। और फिर उनको दूसरी चीज ये भी है कि इनका सोशल मीडिया का जो सेक्टर है वो इतना मजबूत है कि उन्हें यकीन है कि मैं जो कुछ भी कहूंगा, अगर मैं ये कहूं कि 5 साल में जादुई तब्दीलियां तो नहीं आएगी, बल्कि मैं ये कहूं कि 5 साल में आपकी हालत और बदतर हो जाएगी, तो मेरा सोशल मीडिया जो है वो उसको भी डिफेंड कर लेगा, क्योंकि इनकी पूरी हुकूमत सोशल मीडिया पे चल रही है। जी, अच्छा सैयद मुस्तफ़ा साहब, मज़ीद जो मामलात हैं, ख़ास तौर पे हमने देखा जिस तरह से गुज़िश्ता हफ़्ते ही ये सरकारी मुलाजमीन वाला मामला पूरी तरह से
आया कि वो रेड जोन में भी दाखिल हो गए और फिर वहाँ पर उन्होंने एहतजाज भी किया। अगर ये मुतालबात मानना ही थे तो फिर क्या ये मारपीट ज़रूरी थी जिस तरह से डील किया गया? इसके ऊपर मैं आपसे आपका जवाब यकीनी तौर पे लूँगा। एक कॉलर साथ हैं, उनको शरीक कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं इसाक बोल रहा हूँ लूटन से। जी ये लाइव बात करनी जी है। जी, आप लाइव हैं, आप फरमाइएगा। जी, देख रहा हूँ, मैं ये प्रोग्राम देख रहा था। बड़ा दुख होता है मुल्क के बारे में जब सुनते हैं, क्योंकि कभी कोई कहता है जी अभी जमहूरियत हमारी यंग है, बहुत यंग क्या है, 73 ईयर हो गए हैं। हमसे बाद जो आजाद हुए वो कहाँ से कहाँ चले गए। जी, तो दुख होता है देख के। ये जो रोज टीवी शो पे देखते हैं, क्या तमाशा बनाया हुआ है इन लोगों ने। ये इस मुल्क को सदारती निजाम चाहिए। ये जो ब्रिगेड इन्होंने रखे हुए हैं ना, प्रोविंशियल असेंबली, सेनेट, गवर्नर, वफाकी हुकूमत, इनका खर्चा आप लगाएं कितना है साल का। जी, थैंक यू वेरी मच। आपने इस हवाले से अपना नुक्ता नज़र जो है वो बयान किया। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ शरीक हुए। सैयद मुस्तफ़ा साहब, वापस अपने सवाल की जानिब आऊँगा। ये जो सरकारी मुलाजमीन वाला मामला है, इसको हैंडल करना ऐसा ज़रूरी था? अगर मानने ही थे मुतालबात, फिर इतनी मार कुटाई, आंसू गैस, इसकी क्या ज़रूरत थी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि एक जो वजारत दाखिला है वो एक ऐसे शख्स को दे दी गई है जो रेलवे को डुबोकर आया, अब वो वजारत दाखिला में आ गया। खैर, इससे हटके, लेकिन मसला ये है कि ये वो वक्त होते हैं जब हुकूमतों की कमजोरियां नजर आती हैं, हुकूमतों की रेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये सारे फैसले जब आप मामलात को इस नहज तक पहुंचा देते हैं, तो आपने असेस नहीं किया कि ये मामला इस हद तक बिगड़ जाएगा कि आपको उनके आगे घुटने टेकना पड़ेंगे। तो ये चीजें हुकूमतों के सोचने की हैं। और वजीर आजम साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो उनकी जो खास तौर पे जो इनकी वजीर दाखिला है, जो इस सारे मामले को हैंडल कर रहे थे, जिनके हुक्म के मुताबिक पुलिस कार्रवाई कर रही थी, उन्होंने इस मामले को सही तरीके से हैंडल नहीं किया। अगर शुरू में ही कोई कमेटी बना दी जाती और इनके साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए जाते तो शायद ये पहले किसी नतीजे पे पहुंच जाते। लेकिन इनका ख्याल ये था कि हम जोर जबर और जबरदस्ती करके जो है उनको दबा देंगे। उसके लिए जाहिर है वो उसमें कामयाब नहीं हुए। जिस तरह रेलवे नहीं बन सकी, इस तरह ये मामला भी नहीं संभल सका शेख रशीद साहब से, तो नतीजे में उनको घुटने टेकना पड़े। अब इनके साथ मसला ये है, आपने कहा ना कि ये अगर हुकूमत ने पहले ही ये करना था, हुकूमत ने पहले ये नहीं करना था। अब सबसे बड़ा मसला इनको ये पड़ा है कि इनको आगे IMF के साथ जो मुज़ाकरात करने हैं वो इस मामले में बहुत मसला हो जाएगा, क्योंकि IMF तो पेंशनें भी देने के लिए तैयार नहीं है कि पेंशनें भी खत्म करें, तनख्वाह और सरकारी मुलाजमिन को डाउन साइजिंग करें, रिडेंडेंट करें, ताकि जो नेशनल एक्सचेकर है जो उसके ऊपर जो है सरकारी मुलाजमिन का जो बिल है वो कम से कम हो। तो अब ये IMF के पास जाएंगे तो उनको पता चलेगा। तो इनका पहले से कोई इरादा नहीं था, जो आपने बात की ना कि पहले ही ये बात कर लेते, पहले से कोई इनका प्रोग्राम नहीं था कि वो देंगे। ये घुटने टेकने पे मजबूर हुए और अपने मशीरों और वजीरों की वजह से घुटने टेकने पे मजबूर। सैयद मुस्तफा साहब, आपने जिक्र किया शेख रशीद साहब का, वजीर दाखिला, उन्होंने फिर इस मामले को जिस तरह से आपने कहा मिस हैंडल किया और हुकूमत के लिए परेशानी का सबब बने। उसके साथ जो उन्होंने उसके बाद बयान दिया, एक यकीनी तौर पे अफसोसनाक बयान है। अगर उन्होंने मजाक के अंदाज़ में भी कहा था तो वो नहीं कहना चाहिए था कि आंसू गैस के जो शेल हैं, और जो वहाँ पे फिर मीडिया में आए भी कि एक्सपायर शेल थे, उन्होंने कहा कि ये बहुत अरसे से पड़े हुए थे। हमने कहा मुजाहिरीन आए हैं तो उनका इस्तकबाल इसी से किया जाए और उसको थोड़ी सी टेस्टिंग कर ली जाए। तो इस तरह के बयानात दे के, इस तरह के आमाल करके, इस तरह की कार्रवाइयाँ करके अपनी आवाम के ऊपर, तो क्यों हुकूमत के जो हुकूमती शख्सियत हैं, बेशक इत्तेहादी हैं, लेकिन अब तो वो इमरान खान साहब के बहुत करीबी हैं, और सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, पूरी तहरीक इंसाफ उनको ना सिर्फ सपोर्ट करती है बल्कि उनके इस तरह के जो बेवकूफ़ाना आमाल हैं उनकी भी वो सपोर्ट भी करते हैं और उसके फिर उसका दिफा भी करते हैं। तो क्या ज़रूरत है? मसला ये है कि इमरान खान साहब के बस में नहीं है शेख रशीद को फारिग करना। मसला इमरान खान साहब अगर हकीकत में अगर ये मामला को सब बेहतर तौर पे चले तो ये एक लिटमस टेस्ट था सरकारी मुलाजमिन का, एक छोटा सा एहतजाज था
इसके मुकाबले में जब पीडीएम के की तरफ से एहतजाज होगा, जिसके बारे में शेख रशीद साहब ने कहा था कि अब दावत खत्म हो गई है, अब जो है सख्ती की जाएगी, तो ये एक तरह की एक जिसे कहते हैं आपको एक पेशगी इतला दी जा रही थी कि किस तरीके से वो मामला शेख रशीद साहब हैंडल करेंगे। मैं समझता हूं कि इस वक्त इमरान खान साहब के पास मौका है, वक्त है कि वो इस किस्म के लोगों को जो है वो इस तरह की अहम वजारत से बाहर करें, फारिग करें और किसी जिसे कहते हैं किसी ज़ेर आदमी को लेके आए जो मामला को सियासी तौर पे हल कर सके। ताकत से, जोर जबर से आप मामला हल नहीं कर सकते। अपोजिशन कोई छोटी कुव्वत नहीं है। आपने इस्तीफों के मामले में जरूर उनको रिडिकुल किया कि ठीक है वो नहीं किया, और वो भी करप्ट है। मसला ये कि करप्ट तो वो है, इसमें तो और बदनीयत भी है, लेकिन मामला ये जब वो लेकर ये हमारी कौम जो है वो करप्ट लोगों के पीछे ही चलती है। अभी हुकूमत में भी और अपोजिशन में भी कौम करप्ट लोगों के पीछे चलती है, और जब कौम उनके पीछे चलती है तो उनको हैंडल करने के लिए आपको सियासी तौर पे मामला संभालना पड़ते हैं। ये आंसू गैस और शेलिंग से नहीं मामले संभलते। जी सैयद मुशर्रफ साहब, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल हम अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में होंगे। तो एक और जो मामला पिछले हफ्ते ही पेश आया, ख़ासतौर पे जो वीडियो भी एक लीक हुई, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन चूँकि सेनेट इलेक्शन से ही जुड़ा है ये मामला, तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इतनी बेचैनी क्यों नज़र आ रही है सेनेट इलेक्शन में जो ख़ासतौर पे हुक्मरान जमात ने नामजदगियाँ की हैं। इसका जवाब लूँगा। एक कॉलर मौजूद हैं, पहले उनको शरीक कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। मेरे साथ हैं? जी जी ज़रूर, आप फरमाइए। चौधरी जफर एडवोकेट लंदन। जी चौधरी साहब। जी, मेरी गुजारिश ये है कि मौला अली का एक कौल है, हजरत अली ने फरमाया का कौम वाला का कलाम करो ताकि तुम पहचाने दो। शेख रशीद साहब के इस बयान से इनके अंदर की खबासत ज़ाहिर हुई है। इसे ऐसे बयान से हमेशा इस तरह के बयान से इज्तनाब करना चाहिए। इंसान कलाम करे तो पता चले। वजीर दाखिला हो और इस तरह की कहे कि आंसू गया पुराने और ये और वो, क्या क्या उसने कहा है, मैं तो अपनी जुबान पर लाना भी मुनासिब नहीं समझता। अल्लाह ताला इसकी हिदायत दे। ये सब इस तरह की घूमते, इस तरह लोग, वजीर दाखिला बहुत बड़ा ओहदा है, और इस तरह का बयान जो है जिसे सारी जिंदगी सियासत में गुजारी है और कहता है गार्डन कॉलेज से पढ़े, मैं कहता हूँ पढ़ना और बात है, बसीरत का ना और बात है। जी बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। यकीनी तौर पे ये ऐसा बयान है जिसकी मजम्मत भी की जानी चाहिए और उसकी कोई तुक नहीं बनती करने की। एक और कॉलर मौजूद है, उनको भी शरीक कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी गालिबन वो चले गए हैं, दोबारा से शरीक होंगे तो हम उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। सैयद मुशर्रफ साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा था ये सेनेट इलेक्शन के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो नामजदगियाँ की हुकूमती जमात ने, और फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात हुए, उनकी अपनी पार्टी के अंदर से ही एतराज़ात हुए, क्या वजह है इस बेचैनी की? देखिए, बात ये है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बरक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है उनका माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के जो कारकुनान है वो सालों साल से, कई दहाइयों से इस चीज को तस्लीम कर चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून ने सरमायादारों को टिकट देना है और पीपल्स पार्टी ने जागीरदारों को देना है, और जो इनके कारकुनान है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने इस गुलामी को तस्लीम कर लिया, अपनी किस्मत समझ लिया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक एज हासिल है कि उन्होंने ऐसी फोर्स उन्होंने जिसे कहते हैं मोबिलाइज की, नौजवानों की, जो पहली दफा सियासत में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और जब पहली दफा उन्होंने सियासत में पार्टिसिपेट किया तो शुरू में तो उनको ये एहसास था कि हम ही इस मुल्क को लेकर चलेंगे, और खान साहब कहते भी थे कि आप नौजवान जो है उन्होंने मुल्क को आगे जाके संभालना है, आपने मुल्क की भागदौड़ संभालनी है। तो जब वो इस जोश में आके इन्फ्लेट हो गए और उसके बाद अचानक उनको पता चला कि नहीं जनाब, ये तो वही सरमायादार और जागीरदार, मुस्लिम लीग नून सरमायादारों को देती थी, पीपल्स पार्टी जागीरदारों को देती थी, ये जागीरदारों और सरमायादारों को मुश्तरका तौर पे देते हैं। तो जब उनको ये पता चला तो जाहिर है वो बेचैनी तो हुई। और आपको मैं बताऊं, सिंध में फैसल वाउडा के खिलाफ बेचैनी फैली हुई है, बलूचिस्तान में अब्दुल कादिर के जो टिकट ले लिया, और इस्लामाबाद में हफीज शेख के ऊपर बहुत ज्यादा बेचैनी फैली हुई है। पीपल्स जो तहरीक इंसाफ के जो रीजनल ओहदेदार है आमिर मुगल साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन मजबूरी उनकी भी यही है कि जब अब्दुल कादिर की तरह उन्होंने भी ये कहा कि हम जी वजीर आजम के साथ है, लेकिन 22 साल हमारी खिदमत थी, एक इम्पोर्टेड आदमी को नहीं लेके आना चाहिए था। जब आप ये बात अपने लीडर के बारे में कह रहे हैं तो आप बेसिकली अपने लीडर के बारे में ही है
टेस्टिफाई कर रहे हैं कि वो इम्पोर्टेड आदमी को लेकर आया है। तो ये बेचैनी जो है इसकी यही वजह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो माइंड सेट है कारकुनों का, वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग से थोड़ा डिफरेंट है। जी अच्छा, सैयद मुस्तफा साहब एक और कॉलर हैं, उनको भी शरीक करते हैं, दोबारा से फिर गुफ्तगू के सिलसिले को जारी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम, सैयद इकबाल अर्ज कर रहा हूँ बार्किंग ईस्ट लंदन से। जी इकबाल साहब, बस खबरें पढ़ता रहा हूँ, झूठी और सच्ची खबरें आ गई, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने वाला हूँ। स्टूडियो की बत्ती जली हुई है और आके एडिटर रख देता है कि ये पढ़ना ये नहीं पढ़ना। तो इस किस्म की बातें होती है। हमारी सियासत जो है, जब तक हम एजुकेटेड नहीं होंगे और झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे, जब तक ये ऐसा होता रहेगा। इसीलिए मैं अपने फेसबुक पर ज्यादातर लिखता हूँ कि खुदा करे कि आर्मी आ जाए, माशाल्लाह इज बेस्ट। आप देखें सऊदी अरब का या यूएई का कानून कितना अच्छा है कि वहां क्राइम होते ही नहीं है, तो एक तरीके से माशाल्लाह है। और अमेरिका उसको दोस्त कहता है कि हाँ भाई ठीक है, तो जमहूरियत के लिए तुम कहते हो कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो तो फिर वहां भी जमहूरियत करो, और नहीं तो सब ठीक हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और बाज़ औक़ात मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में ऐसा भी होता है कि जराइम तो हो रहे होते हैं लेकिन वो ख़बरें आगे नहीं आ सकती। अगर इस तरह का निज़ाम जाबराना या मार्शल लॉ का हो, किसी भी मुल्क की ये बात की जा सकती है, मैं किसी एक मुल्क की जानिब इशारा नहीं करूँगा। 12 सालों में 3 साल मार्शल लॉ ही रहा है हमारे यहाँ, तो कौन सी उन लोगों ने जो है दूध और शहद की लहरें बहा दी। चलें, हाइब्रिड सिस्टम भी इसको करार दिया था पिछले दिनों एक बैनुल अक़वामी इदारे ने। सैयद मुस्तफा साहब, ये जो एक वीडियो लीक हुई इसी तनाजुर में सेनेट इलेक्शन के हवाले से, इस पे क्या कहेंगे? और ख़ास तौर पे जो इसने तहरीक इंसाफ की जो तंजीमी कमज़ोरियाँ हैं उसको उजागर कर दिया ये वीडियो आने से। ये बहुत अहम मामला है जनाब, इससे बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो रही हैं। देखिए दो चीजें, मैं इसमें से मुख्तसर 2 बातें ही करूंगा, ठीक है ना। या तो ये वीडियो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने अराकीन के खिलाफ बनाई है, ठीक है, ताकि उनको बवक्त जरूरत ब्लैकमेल किया जा सके। अगर ये है तो तहरीक इंसाफ के जो अराकीन असम्बली है उनके लिए बड़ी तशवीशनाक बात है। जब भी वो अपनी पार्टी इजलास में भी जाते हैं तो उनको बड़ा मोहतात होकर रहना पड़ेगा। दूसरा नजरिया ये है, जैसे कि असद कैसर साहब कहते हैं हमें वीडियो का नहीं पता, मैं हल्फ उठाता हूँ कि मेरे घर ये कि मुझे इस वीडियो को बनाने में मेरा हाथ नहीं था। वजीर आजम इमरान खान साहब अगर जब पहले एतराफ करते रहे कि मेरे पास 20 वीडियोज आ चुकी हैं, लेकिन अभी वो कह रहे हैं, और मैं उनका बयान अभी के स्टेटमेंट को उनको एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि मुझे भी इस वीडियो का नहीं पता। तो फिर ये वीडियो किसने बनाई? देखिए ना, फिर तो और ज्यादा तशवीशनाक की बात है। फिर इसका मतलब है कि जो पहले जो इल्जाम लगते थे कि कुछ खुफिया कुव्वतें जो है अराकीन असम्बली की रिकॉर्डिंग करती हैं, स्टॉकिंग करती हैं, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन असम्बली के लिए ज्यादा तशवीशनाक इसलिए है कि उनकी सफों में तो वो टिकटॉकर्स लड़कियां घूमती फिरती रहती हैं, तो पता नहीं क्या क्या चीजें रिकॉर्ड हो चुकी हो, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा तशवीशनाक बात है। तो मेरे ख्याल में ये चीज सोचनी चाहिए कि कौन कुव्वतें हैं जो कि हुकूमती ओहदेदारों के अराकीन असम्बली की रिकॉर्डिंग कर रही हैं। जी सैयद मुस्तफा साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपने इस हवाले से हमारी रहनुमाई भी की, मुख्तलिफ जो इशूज़ थे ख़ासतौर पे पाकिस्तान के हवाले से उनके ऊपर आपने तफसीली कमेंट्स भी किए। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये था आज का सिग्नेचर टॉक, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान अहमद शाहीन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।